अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिनेरियो है कुछ इस तरह से है कि जैसे कि मैंने बताया कि तीन चीज़ें हम हमेशा जो है वो 3 से 4 चीज़ें होती हैं एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से के हवाले से जो मॉनिटर करते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में मैनेज करते हैं बेसिकली हम, जिसमें जो है वो सॉलिड वेस्ट है, वेस्ट वाटर होता है और एयर मेजरमेंट होती है एयर की और नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। तो बाकी चीज़ें हम काफ़ी सारी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है? सॉलिड वेस्ट होता है वो सारा कचरा या जो सॉलिड मतलब जो ठोस हालत में हम जनरेट करते हैं। वेस्ट कई किस्म के हो सकते हैं। वेस्ट जो है वो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है जो कि कचरा नॉर्मल हाउस होल्ड डोमेस्टिक सेक्टर में जनरेट होता है। हाउस होल्ड में जो हम नॉर्मली घरों में जनरेट करते हैं। कुछ जो है वो कमर्शियल वेस्ट होता है जो कि कमर्शियल के हवाले से जो कमर्शियल मार्केट्स वगैरह से जनरेट होता है, जिसमें कार्डबोर्ड भी हो सकते हैं, डब्बे जो कार्टन्स होते हैं वो। इसके अलावा प्लास्टिक बैग्स हैं, ये होते हैं। इसके अलावा जो है वो होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज जनरेट करती हैं, जाहिर सी बात है जिस किस्म की इंडस्ट्री होगी, जिस किस्म का उसके अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा, जो चीज़ बन रही होगी उसी के हवाले से वो सॉलिड वेस्ट भी जनरेट कर रहे हैं। तो और चौथी चीज़ है वो है इसमें मेडिकल वेस्ट। जो मेडिकल वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट आपको मैं बताऊं तो जो वो सारा वेस्ट जो कि हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में और जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर ये ऑपरेशन हो रहा होता है हेल्थ का, तो वहाँ पर ऐसी जगहों पे जो वेस्ट जनरेट होता है तो वो मेडिकल वेस्ट कहलाता है। जिसके अंदर आप देख लें तो वो सिरिंजेस आ जाते हैं, जिसके अंदर डिस्कार्टेड बैंडेजेस आ जाते हैं और जो यूज बैंडेजेस होते हैं वो आ जाते हैं। ये सब चीज़ें, ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं ये उसके मेडिकल वेस्ट में आती हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए कुछ एसओपीज होते हैं, कुछ लॉज हैं गवर्नमेंट के, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के। इंटरनेशनल लॉज अलग हैं, लोकल लॉज भी उससे मैच करते हुए ही हैं, मगर वो भी एक स्पेसिफिक, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इमीडिएट हम पे एप्लीकेबल होते हैं वो लोकल लॉज होते हैं। तो लोकल लॉज जो हैं उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी अलग से है। हमारे सिम गवर्नमेंट ने अलग से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई हुई है, डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो सॉलिड वेस्ट को मैनेज करता है प्रोविंस के। और वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो अलग से कंपनी है जो पूरा वो सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करती है जगह जगह से। जैसे कि म्यूनिसिपल वेस्ट भी है उसके अंदर। इसके अलावा म्यूनिसिपल वेस्ट के अलावा जो मेडिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कमर्शियल मार्केट्स वगैरह से वो वेस्ट कलेक्ट करते हैं। तो उसको एक प्रॉपर तरीका होता है उसको डिस्पोज ऑफ करने का, वो डिस्पोज ऑफ करते हैं उसको। तो उसमें उसको मैनेज करना भी एक पूरा प्रोसेस है उसका। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है पूरा एक प्रोसेस होता है। उसको जो सॉलिड वेस्ट कलेक्ट किया जाता है म्यूनिसिपल साइट से वो डिस्पोज किया जाता है। मतलब म्यूनिसिपल साइट क्या है कि जैसे आपके घरों से उठाया कचरा एक म्यूनिसिपल साइट, जिसको कहते हैं गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन। तो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पे वो ले जाके वहाँ पर रख देते हैं, जमा करते हैं। एक इलाके का फर्स्ट करें, पर्टिकुलर एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले का एक जीटीएस है, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है। वो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के पास वो जाके उस जगह वो सब एक मोहल्ले का कचरा सारे वो वहाँ जमा हो जाता है। और फिर वहाँ से एक वैन आती है बड़ी, वो ट्रांसपोर्ट उसकी आती है, वो ट्रांसपोर्ट कलेक्ट करती है और उसको लेके जाया जाता है लैंडफिल साइट के ऊपर। लैंडफिल साइट्स जो होती हैं ये पर्टिकुलरली वो साइट्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर होती हैं और ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्लेन्स होते हैं जिसको वो डिग आउट करते हैं। डिग आउट करके उसको गड्ढा खोद के बहुत बहुत बड़ा स्पेस होता है, उसके अंदर वो डंप किया जाता है, वो कचरा डंप किया जाता है। उसको डंप करते हैं और फिर उसको वापस भर देते हैं। तो ऐसी लैंडफिल साइट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, गवर्नमेंट की बहुत सारी लैंडफिल साइट्स हैं जहाँ पर ये कचरा डंप किया जाता है और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। ठीक है। अब म्यूनिसिपल वेस्ट है या फिर कमर्शियल वेस्ट है वो तो इस तरह से लैंडफिल साइट्स के ऊपर डंप हो जाता है, मगर जो दूसरी चीज है वो है आपका मेडिकल वेस्ट। तो मेडिकल वेस्ट
की जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है। मेडिकल वेस्ट की जो मैनेजमेंट होती है वो बेसिकली इस तरह से है कि जो जो चीज जो चीज जो चीज जो है वो डिस्पोज ऑफ, मतलब जहाँ पर आप लैंडफिल साइट पर डंप नहीं कर सकते उसको, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें रेडिएशन होती है, उसमें जाहिर सी बात है केमिकल्स यूज हुए हुए हैं उस मेडिसिन के अंदर, वो प्लास्टिक जिस टाइप का है वो उसमें से रेडिएशन निकलती है, और वो रेडिएशन जो है वो जिस जगह पे लैंडफिल साइट है वहां पर आप उसको डंप नहीं कर सकते। तो वो नॉन उसके उसके नॉर्म्स आपको इजाजत नहीं देते कि आप उस वेस्ट को उसके साथ मिलके आप डंप कर दें। हो सकता है कि उसमें कुछ जो है ना वो कंपोजिशन बनना शुरू हो जाए, कोई कंपाउंड बनना शुरू हो जाए अंदर वेस्ट के साथ, वो रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाना शुरू कर दे। तो इसी वजह से उसको थोड़ा सा अलग रखा जाता है, अलग से उसकी मैनेजमेंट, उस मेडिकल वेस्ट की मैनेजमेंट अलग से होती है। तो इसके लिए इसके लिए इंसिनरेटर्स यूज किए जाते हैं। इंसिनरेटर्स क्या होते हैं कि इंसिनरेटर्स जो होते हैं वो एक, मैं आपको उसको शेयर करता हूँ, इंसिनरेटर की एक पिक्चर आपसे शेयर करता हूँ, आप एक मिनट रुकें। मेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर है। इसकी जो पर्टिकुलर इसकी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी के तहत इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी टाइप नज़र आ रही हैं। ये भी एक तरीके की टाइप है। इधर से चेम्बर बना हुआ है, सामने चेम्बर नज़र आ रहा है आपको। इस चेम्बर के अंदर इस वो मेडिकल वेस्ट को पूरा एक बैग बना के, उसका भी एक तरीका होता है वो बैग बनाने का। वो बैग का जो मटेरियल होगा वो क्या होता है, वो उसके अंदर कितने कितने केजी कितनी केजीज जो है आप उसके अंदर वो आप उसके अंदर उसको वो डाल सकते हैं। फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उसका। कुछ चीज़ें होती हैं जो फर्ज करें कि भाई 500 डिग्री पे 800 डिग्री पे जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो 1000 डिग्री मांगेंगी आपसे, तो वो एडजस्टेबल टेम्परेचर होता है उसका। और कुछ आते हैं फिक्स टेम्परेचर्स वाले आते हैं, कुछ एडजस्टेबल टेम्परेचर्स वाले आते हैं। वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि वो उस कौन सा इंसिनरेटर आप यूज़ करने वाले हैं, तो वो टेक्नोलॉजी पे आप डिपेंड करता है। और उसकी जाहिर सी बात है जिस तरह अगर जितना एडजस्टेबल वो होगा, साइज उसका जितना ज़्यादा बड़ा होगा, की कैपेसिटी उसकी होगी, उसके हिसाब से उसकी प्राइस भी वेरी होती जाएगी। तो उसमें जो है वो उसकी प्राइस उसके हिसाब से वेरी होती है। तो आप उस हिसाब से फिर उसको अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल की या भी हेल्थ फैसिलिटी आपकी जो भी, जहाँ पर आप बेस जनरेट कर रहे हैं, जहाँ पर आपने वो इंस्टॉल कर रहे हैं, इसका पूरा इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस होता है। इंस्टॉलेशन का पूरा एक तरीका है कि जाहिर सी बात है कि बहुत जगहों पे आपको हमें मौका मिला तो मैं आपको सिविल हॉस्पिटल सॉरी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। वहाँ के विजिट कराएंगे आपको। वहाँ पर जो है वो एक साइट है, वहाँ पर इंस्टेटर इंस्टॉल हुआ हुआ है बहुत बड़ा। कभी आपका जाना भी हो खुद भी तो आप वहाँ पर देखिएगा। जो वहाँ पर जो बाइक्स का पार्किंग लॉट है, बाइक्स के पार्किंग लॉट से आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके वो वेस्ट इंसिनरेटर आपको उसका स्टैक नज़र आ जाएगा। वहाँ जाके अगर आप एक दफ़ा देखिएगा आपको समझ में आएगा वो क्या चीज़ है। क्योंकि लोकली जो चीज़ इंस्टॉल हुई होती है वहाँ ज़्यादा, मतलब जो हम देख लेते हैं उसमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आती है। तो उसके अंदर वो बेस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जनरेट होता है और एट दी एंड जो है वो ऐश बन जाता है। ऐश मतलब वो राख बन जाता है और फिर उसको आप कहीं भी डिस्पोज कर दें। उसको फिर आपको जो है उसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप उसको, की जाहिर सी बात है वो आप उसको कहीं और लेके जा भी नहीं सकते। तो उसमें मैं आपको लैंडफिल साइट्स भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि लैंडफिल साइट्स किस तरह की होती हैं। ये होती हैं लैंडफिल साइट्स। ये लैंडफिल साइट्स जो हैं अक्सर जो है ये शहर से बाहर होती हैं और शहर से बाहर इनको बनाया जाता है ताकि इसका इम्पैक्ट जो है वो आबादी पे ना आए। जाहिर सी बात है वो डंप होता है तो उसका जितने जितने अरसे तक वो पड़ा रहेगा उधर, जब तक ज़मीन के अंदर जाएगा नहीं जाएगा, तो उसका एक इम्पैक्ट उसमें से उसमें वो डिकम्पोज होता रहता है। कुछ डिकम्पोज होता है, कुछ नहीं होता है। तो उसको, अब प्लास्टिक वेस्ट है तो वो डिकम्पोज नहीं होता है। अब इसी के लिए इसके लिए आपने देखा होगा जब प्लास्टिक वेस्ट को प्रोहिबिट कर दिया है काफी सारे, मतलब तो बाहर ममालिक में देखें तो प्लास्टिक वेस्ट जो है प्रोहिबिटेड है। प्लास्टिक बैग्स आप यूज नहीं कर सकते हैं, आपको पेपर बैग्स की इजाजत है वहाँ पर सिर्फ।
वो पेपर बैग्स जो भी कमर्शियल पर्पस के लिए जो भी होगा तो वो पेपर बैग यूज करेगा, प्लास्टिक बैग नहीं होगा। या तो फिर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से वो बैग बनता है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स होते हैं। मैं उसको आपको दिखाता हूँ किस तरह से होते हैं बायोडिग्रेडेबल बैग्स। इस तरह से होते हैं और ये समझ लें ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ होता है। जो भी चीज़ ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई होती है तो वो जो बैग होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। अभी नहीं, फौरन नहीं होगा, 50 एक महीने बाद हो जाएगा, 50 दिन बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, मगर वो डिकम्पोज हो जाएगा। ये बात कंफर्म है कि वो डिकम्पोज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी नाले में फंस गया जाके और वो नाले को उसने ब्लॉक, उस लाइन को ब्लॉक कर दिया उसने, या फिर किसी सी जो एक सी क्रीचर है या फिर कुछ जो एक्वाटिक लाइफ है वो प्लास्टिक, वो बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल बैग है, वो किसी मछली के, किसी फिश के ऊपर, किसी टर्टल के मुंह पे लग गया जाके और उसका, उसकी जिंदगी अजाब हो गई। वो तो फिर तो वो ना इधर हिला सकता है, ना उसको हटा सकता है, ना निकाल सकता है। वो बिल्कुल मफलूज हो जाता है। वो पूरी पूरी बहुत सारे सी क्रीचर्स ऐसे हैं कि जो पूरी पूरी जिंदगी अपनी रिमेनिंग वो उस बैग के साथ गुजारते हैं। मतलब वो फंस जाता है उसके मुंह पे आके। मैं आपको उसको बताता हूँ। ये देखिए, बहुत मतलब हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो कि ज़मीन की जो मखलूक हैं, हम हमारे जैसे, हमारी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। हमारी वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, हमारी इन हरकतों की वजह से। जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला है हमारा। हम, जाहिर सी बात है कि दुनिया में जो है ना वो अक्सर लोग उसको डंप कर देते हैं। ये देखें किस तरह से ये बैग्स हैं स्टिल पानी में जो है ना वो जैसे जूं के तूं घूम रहे हैं अंदर, पानी के अंदर। जाहिर सी बात है कि ये सोचने की बात है कि भाई ये प्लास्टिक बैग्स जो हैं ये, अब हमने तो अपना यूज करके इसको डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया, मगर ये इसका इम्पैक्ट एक्वेटिक लाइफ पे क्या पड़ रहा है, वो किस तरह से सफर कर रहे हैं, तो ये हमें इसका, तो हमें ना इसका अंदाजा है, ना हमें फिक्र है इस चीज़ की। और यही वजह है कि जब नेचर आपसे बदला लेना शुरू करता है तो फिर हम बोल रहे होते हैं कि ये तो क्या है। ये देखें, ये नीचे नेट्स को घुस गए नीचे समुंदर में और वो टर्टल उसमें फंस गया। इस टर्टल से क्या लेने देना है किसी का, मगर वो है कि मैनेजमेंट नहीं है। ये मैनेजमेंट हमारी इस किस्म की है। ये देखें, ये इस तरह के इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो है वो हम इसको हमने कभी हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, मगर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी वजह से, वो उस जानदार के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और यही नहीं, यहाँ तो समझ लें कि ये तो हम इंसानों की बात करें तो इंसान भी कई इफेक्टेड है ना इससे जो हमारी इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं इंसान भी, दूसरे इंसान। जो जाहिर सी बात है कि हम मेडिकल वेस्ट है हमारा, वो हमने कहीं डंप कर दिया है, और वो तो करप्शन के मसले हैं, दूसरे करप्शन के 10 मसले हैं। लोग उसको फिर रीयूज कर लेते हैं, उसी को रीयूज भी कर लेते हैं कभी कभी। तो इस तरह से है। बहरहाल, तो मेडिकल वेस्ट मैंने आपको बता दिया कि मेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर के तौर पे इंसिनरेटर यूज़ किया जाता है। उसके लिए मेडिकल वेस्ट को इंसिनरेट करने के लिए, यानी कि उसको ट्रीट करने के लिए, हर चीज़ की एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में आप हर चीज़ को ट्रीट करना सीखते हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में आप हर मसले को ट्रीटमेंट की तरफ आप जाते हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट उसका हो सकता है। आप वो आप तलाश करते हैं और आप उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसके ऊपर आप रिसर्च करते हैं। तो अब इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पाकिस्तान में जो सिनेरियो है वो किस तरह, कितना वेस्ट जनरेट होता है और क्या उसका है, तो उसकी स्टडी मेरे पास एक मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है या मिनिस्ट्री एनवायरमेंट है, उसका एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तो मैं आप लोगों से वो शेयर करता हूँ। उसमें आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि वो क्या है।
ये डॉक्यूमेंट है ब्रीफ ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। मैं थोड़ा सा नरेट भी करता रहता हूँ, मैं आपको इसको थोड़ा ब्रीफ करता रहूँगा, आपको समझ में आ जाए। क्योंकि देखें ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट इस पे काम नहीं करती, गवर्नमेंट भरपूर काम करती है। तो डिपार्टमेंट का काम है वो इस पे करते हैं वो लोग, जितना उनसे हो सकता है। हमारे रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, वो अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ वो जो लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मगर वो हमारा जो देखें ना, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज में हमारा शुमार होता है। तो बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमारा भी फर्ज है कि हम, अगर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, 50% काम गवर्नमेंट कर रही है, तो 50% हमारा फर्ज है। और डेवलप कंट्रीज में 80% काम गवर्नमेंट कर रही है, 20% जो है वो शहरी कर रहे होते हैं। और वो 20% भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है उन लोगों का, क्योंकि काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट पैटर्न बनाती है, एसओपीज बनाती है। और अभी आजकल देखें ना, कोरोना का मसला आ गया तो एसओपीज फॉलो कर रही है ना डंडे के जोर पे अब हम। अब यही चीज़ें जो है वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, जिस एनवायरमेंट मैनेजमेंट जिस भी किस्म की आप कर रहे हैं, आप वाटर को मैनेज कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में आपका अपना कंट्रीब्यूशन कितना है, वो आपको अब इससे जो ये आगे रिपोर्ट है, इससे आपको काफ़ी चीज़ों का अंदाजा होगा। Solid waste collection by government-owned and operated services in Pakistan cities currently averages only 50% of waste quantity generated. However, for cities to be relatively clean, at least 75% of these quantities should be collected. Unfortunately, none of the cities in Pakistan have a proper solid waste management system, right from collection of solid waste to its proper disposal. Much of the uncollected waste possess a serious risk to public health through clogging of drains, formation of stagnant ponds, and providing breeding grounds for mosquitoes and flies with consequent risk of malaria and cholera. In addition, because of the lack of adequate disposal sites, much of the collected waste find its way in dumping grounds, open pits, ponds, rivers and agricultural land. अच्छा देखें, इसमें जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने जो भी इसमें स्टडी की है, जो रिसर्च किया, उसमें उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और जो डिफरेंट सिटीज़ हैं, चाहे वो कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन है या फिर कोई रहीम यार खान जैसा कोई शहर है जो कि इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, वो मेट्रोपॉलिटन नहीं है, वहाँ कहीं भी किसी भी जगह पे कोई बहुत अच्छी मैनेजमेंट नहीं है सॉलिड वेस्ट की। उसके हवाले से वो बता रहे हैं कि जो रिस्क, जिससे रिस्क फैक्टर जनरेट होता है किस चीज़ का, पब्लिक हेल्थ का, ड्रेन्स को क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स हो जाती है, यानी कि ड्रेन्स, हमारे नाले जो हैं, जो हमारे गटर लाइंस हैं, जो सीवरेज लाइंस हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसमें प्लास्टिक बैग्स फंस जाते हैं, जो मैंने आपसे जिक्र किया था। फॉर्मेशन ऑफ स्टैग्नेंट पॉन्ड्स, जो स्टैग्नेंट पॉन्ड्स बन जाते हैं। स्टैग्नेंट पॉन्ड्स का मतलब है ऐसे छोटे तालाब बन जाना जो कचरे की वजह से, क्लॉगिंग की वजह से बन गए, लाइन चौक हो गई, पानी कहीं और से निकलना शुरू हो गया, जहाँ से जो उसका आउटलेट था वहाँ की जगह कहीं बीच में से लाइन फटने की वजह से पानी निकलना शुरू हो गया, वहाँ पॉन्ड बन गया, या फिर कोई ऐसा कुछ जिसको कहते हैं जौहर बन गया उधर। एंड प्रोवाइडिंग ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटो। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आपको वहाँ पर मच्छर भी काफ़ी तादाद में उसमें पैदा होना शुरू हो जाते हैं, मक्खियाँ भी पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिससे अल्टीमेटली जो है वो मलेरिया, कॉलेरा, ये दो बीमारियाँ जो बहुत ही मुहलिक मर्ज में तब्दील हो सकती हैं, ये दोनों बीमारियाँ उससे जनरेट होती हैं। In addition, because of the lack of the adequate disposal sites, much of the collected waste finds its way in dumping grounds. अब देखें इसमें सबसे, अब जब प्रॉपरली वेस्ट को कलेक्ट करके लैंडफिल साइट्स तक या फिर जो उनके डिस्पोजल साइट्स हैं वहाँ तक नहीं लेके जाया जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके जो प्ले ग्राउंड्स हैं, या डिफरेंट गटर लाइंस हैं, आप वहाँ पर वो कचरा लोग फेंकना शुरू कर देते हैं। वो मतलब कहीं ना कहीं गली कोने में एक कोना बन जाता है जहाँ लोग कचरा डालना शुरू कर देते हैं। आप यहाँ तक कि हमारा तो ऐसा अलमिया है यहाँ पर कि अगर कहीं पर लोग कचरा जमा करना शुरू कर दिया लोगों ने वहाँ पर, कि भाई यहाँ से लोग उठा के ले जाते हैं या कचरे वाले आके उठा के ले जाते हैं, तो वहाँ पर उनको वो वहाँ पर जो हमारे जो लोकल गवर्नमेंट हैं, जो बिल्कुल लोकल बॉडीज हमारे पास काम कर रही हैं, म्यूनिसिपैलिटीज, वो उसको गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन डिक्लेयर कर देते हैं, भले से वो किसी घर के बाहर ही क्यों ना, बिल्कुल घर के बिल्कुल सामने क्यों ना लोग फेंक के चले जाते हैं। और फिर वो जो है ना, वो साइड डिक्लेयर हो जाती है कि भैया तो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है, मोहल्ले का कचरा सारा यहीं जमा होगा और यहाँ से फिर लेके जाएंगे आगे। तो यहाँ तो ये अलमिया है बहरहाल। तो
urbanization pattern. According to 1981 census of the 5.92 million persons who had migrated within the country, 87.6 moved from rural to urban areas, while 12.4 moved in the opposite direction. Over 50% of them permanently settled in cities. During the last several decades, migration has occurred from rural to urban areas. The chief factors responsible for this immigration are slow progress in the agricultural sector, low crop yields, lack of alternate employment opportunities, and environmental degradation due to waterlogging, salinity, deforestation and desertification. अच्छा देखें, एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? अर्बनाइजेशन जो है ना, अर्बनाइजेशन का मतलब आपको पता होगा, या मैं बता दूं आपको कि अर्बनाइजेशन हम कहते हैं कि आबादी का मतलब स्टैब्लिश करना है, कि एक जगह को, एक खित्ते को आबाद करना, वहां पर तामीरात करना, उसको वहां पर एक समझ लें कि वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। एक मगर ये जो जिस अर्बनाइजेशन की यहाँ बात हो रही है ये नेगेटिव है, क्योंकि जो रूरल एरियाज हैं उसको अर्बनाइज कर दिया गया है, जहाँ अब लोग माइग्रेट करते हैं। अब फर्ज करें कराची शहर की मैं बात करूं, तो कराची शहर में लोग माइग्रेट कर कर पूरे पाकिस्तान से लोग माइग्रेट करते हैं और कराची में आके आबाद हो रहे हैं। कोई खत्ता ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जहाँ से लोग माइग्रेट करके कराची ना आते हो। जो लिमिटेशंस कराची की पहले थी, जो एलोकेटेड एरिया कराची को था, वो काफी हद तक वो बढ़ गया है। जो कराची के एजेस हैं वो बढ़ते चले गए। वहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज होते थे, यहाँ तक के वो इंडस्ट्रियल एरियाज कराची के एजेस पे प्लान किए गए थे। अब कराची की लिमिट है ना, एक हर शहर की एक लिमिट होती है, हर एरिया की एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाहर निकलता चला जा रहा है शहर, एजेस पे आबाद होता चला जा रहा है। और वो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे, वो इंडस्ट्रियल एरियाज शहर के बीच में आते जा रहे हैं। अब उसके आबादी जो है वो उसके साइड में आगे एक्सपेंड होती चली जा रही है, स्प्रेड होती चली जा रही है। और जो जितने भी आपके जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो सारी बीच में, शहर के बीच में आती जा रही हैं। और अल्टीमेटली क्या है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसका, जाहिर सी बात है कि अब इसका क्या है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसका उस इंडस्ट्री का जो है वो, जो लोग वहां पर आके आबाद हो रहे हैं उनके ऊपर ही पड़ेगा। तो ये अब जाहिर सी बात है कि जहाँ पर लोग आबाद नहीं होते थे, जैसे मैं आपको बात करूँ मुबारक विलेज की, मैं बात करूँ मुबारक विलेज कराची की विसिनिटी में आता है, मगर वो ऐसी जगह पे आबाद है जहाँ पर वो बहुत दूर है। वहाँ पर वो लोग जो मकामी लोग हैं पहले से मछेरे, वो वहीं के लोग वहाँ रहते हैं और वो वहीं पर आबाद हैं काफी अरसे से। मगर अब ऐसे एरियाज में भी अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गई है, वहाँ कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई है, वहाँ पर प्लानिंग होना शुरू हो गई है। तो जो ऐसे एरियाज हैं जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जो एनवायरमेंटल, जिनको गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटीज एनवायरमेंटल प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्टेड साइट्स कौन सी होती हैं? वो इलाके जहाँ पर जो कि डिक्लेयर कर देते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्टेड, कि वहाँ पर वो किसी नेचुरल हैबिटेट को वो डेडिकेटेड है जगह, और वहाँ पर कोई तामीरात नहीं हो सकती, वहाँ पर कोई आबादी नहीं आके रह सकती, और रेजिडेंशियल एरिया या इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ नहीं बन सकता। वो टोटली डेडिकेटेड है नेचर को, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्टेड एरिया होता है। या फिर वहाँ पर कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाएगी उस इलाके में, तो कोई खतरात लाग हो सकते हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों को। जो लोग वहाँ पर आके आबाद होंगे, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देती है गवर्नमेंट उसको। हमारे यहाँ पर भी जाहिर सी बात ऐसी जगहें हैं मौजूद, मगर उसमें भी अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, वहाँ पर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। और फिर वो जैसे कि हमारा जो आप इस वक्त देखें तो हमारा पोर्ट है। आपको मैं ऐसी मिसाल देता हूँ कि जो अगर आप कोस्टल बेल्ट है, हमारे जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो कि साहिली पट्टी है, साहिली पट्टी पे कंस्ट्रक्शन आप ज़्यादा हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन करना वहाँ पर एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं होता, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डालता है, और इसके अलावा वो डेंजरस है वहाँ के लोगों के, जो लोग उसमें रहने के लिए आने वाले हैं। आपने एक प्रोजेक्ट देखा होगा जिसका नाम था बैरिया आइकॉन। बैरिया आइकॉन का जो प्रोजेक्ट था वो क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के बिल्कुल साथ एक प्रोजेक्ट बन रहा था बहुत बड़ा, और काफ़ी अरसे तक, वैसे तो एस्टिमेटेड टाइम उनका 2 से 3 साल का था उसको प्रोजेक्ट को पूरा करने का, हमारे को 10 साल होल्ड पे रहा। वो होल्ड पे क्यों रहा था कि उसके ऊपर एनवायरमेंटल लॉज एप्लीकेबल हो गए थे। उसको वो जितना बड़ा हाई राइज बन रहा था, तो उसको पाबंद किया था गवर्नमेंट ने कि वो ना बन सके। उसको पूरी कोशिश करी, मगर
उन्होंने भी, वो बिल्डर्स जो थे उन्होंने असर रसूख लगा के और उस बिल्डिंग को कंप्लीट कर लिया। वो आज अपने पूरे जोरों शोरों से आबोताब के साथ वो बिल्डिंग ऑपरेट कर रही है। मगर अगर यही बात अगर आप देखेंगे ऐसे कंट्रीज में जहाँ पर एनवायरमेंटल लॉज एप्लीकेबल होते हैं, मैं दुबई की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और ऐसे शहर की बात नहीं कर रहा जिन्होंने जिनका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट को खराब करने में, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे यूरोपियन कंट्रीज की जहाँ पर इनका बहुत इन लॉज का बहुत ख्याल रखा जाता है। और वो जब भी वो कंट्रीज हैं वो एनवायरनमेंट, वहाँ का हेल्थ लेवल बहुत अच्छा है, हमसे ज़्यादा वो इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो वो उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, हर चीज़ वहाँ पर बेहतर है हमसे, क्योंकि वो इन चीज़ों को समझते हैं। हमें भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जैसे ममालिक जहाँ पर जिनका जो टोटली रिलाई करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, और एक ज़राई मुल्क है हम, तो हमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए तो हम वो नहीं रख रहे हैं, हमारी जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन का नुकसान हो रहा है। एक ज़माना था कि हम दालें भी यहाँ पर उगाया करते थे, अब दालें टोटली बाहर से आती हैं, हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं दालें। तो दालों का रेट देखें कैसे कहाँ तक पहुँच गया है। ये सब सारे फैक्टर्स हैं जो स्टडी कर रही है, गवर्नमेंट भी स्टडी करती है, सब कुछ है, मगर वही बात है कि उस पर काम नहीं हो पा रहा उस तरह से जिस तरह होना चाहिए। अब इसमें एक सॉलिड वेस्ट की जो ग्रोथ इन सॉलिड वेस्ट जनरेशन है वो भी इसमें हाईलाइट की गई है। Presently, it is estimated that 54,888 tons per day of solid waste generated in Pakistan. The Ministry of Environment undertook a study during 1996 on data collection for preparation of national study in privatization of solid waste management in 8 selected cities of Pakistan. The study revealed that the rate of waste generation on average from all type of municipal control areas varies from 0.283 kg per capita per day. kg per capita per day का क्या मतलब है? per capita का मतलब होता है एक शख्स, एक इकाई, मतलब बिल्कुल जो लोएस्ट आपका यूनिट है वो बंदा है, पॉपुलेशन का लोएस्ट इकाई एक बंदा है। तो केजी पर कैपिटा पर डे, एक बंदा कितने केजी एक दिन में जनरेट कर रहा है? तो एक बंदा 0.283 केजी वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जनरेट कर रहा है एक दिन में। 0.283 से लेकर 0.613 तक एक बंदा जनरेट करता है, और फ्रॉम 1.896 केजी पर हाउस पर डे, यानी कि एक घर जो है एवरेज ऑन एवरेज 1.896 से लेकर 4.29 केजी तक एक घर जो है सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है। सिलेक्टेड सिटीज, जिन सिटीज पे स्टडी हुई है उसके ऊपर, इट शो द पर्टिकुलर ट्रेंड ऑफ वेस्ट जनरेशन वेयर एन इंक्रीज हैज बीन recorded in accordance with cities population besides social and economic development. Table 2 presents a table, नीचे है वो, उसमें presents waste city wise waste generation with relative with respective daily and annual estimate of solid waste. अच्छा, वेस्ट जनरेशन एस्टिमेट्स दे दिए हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कि जनरेशन केजी पर कैपिटा पर डे जो है वो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कराची की ही है। ये कराची आप देखें 0.613 तक एक बंदा जो है वो जनरेट कर रहा है, और जनरेशन जो है वो इतनी ज़्यादा है, और यहाँ पर जो रेट केजी पर आवर पर डे है वो 4.291 केजी तक एक घर जनरेट करता है, पूरा घर जो है। अब यहाँ पर टन्स आ गए, 6,450 टन्स पर डे कराची में जनरेट होता है, 6,450 टन्स, और इसकी जनरेशन एक दिन में जनरेट होता है, और पर ईयर जो है ये फिगर क्रॉस कर जाता है 23 लाख को, 23.5 लाख को क्रॉस कर जाता है, 23.5 लाख टन एक साल में कराची में जनरेट होता है। और सबसे कम जो है मेरा ख्याल है इसमें वो सिब्बी का है। सिब्बी जो है 0.283 पर कैपिटा पर डे जनरेट करती है, और पर केजी पर हाउस पर डे भी जो है शायद इसी का है 1.896, और वेस्ट टन्स पर डे भी सबसे कम है इनका 17 टन्स, और 6,205 जो है वो पर ईयर ये जनरेट करते हैं। तो ये रिलेटिवली बहुत कम
बहुत कम जनरेशन है सिटी की, जाहिर सी बात है वो आबादी के हिसाब से है, कराची सबसे ज़्यादा डेंसिफाइड शहर है, डेंसली पॉपुलेटेड शहर है, तो वो उस हिसाब से बेस जनरेट करता है। Keeping in view the population growth of 2.61% per year, an estimate of solid waste generation has been made as presented in table 3. Solid waste generation on the basis of population for 2004. अच्छा देखिए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर जो है ना, ये डेमोग्राफी मतलब जो लोगों की स्टडी है, लोगों की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि जो आप उस पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं उसको डेमोग्राफी कहते हैं। वो लोग किस तरह के हैं, कौन लोग हैं, किस उसको उनका जेंडर क्या है, कितनी खवातीन हैं, कितने मर्द हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं उसमें, और इसके अलावा वो उनके एजुकेशन का लेवल क्या है, कितने लोग उसमें लिटरेटेड हैं, कितने लोग उसमें पढ़ नहीं सके, अनपढ़ हैं, उनको कितने लोग इस तरह के, कौन से लोग, कितने लोग स्किल्ड हैं, कौन से लोग स्किल्ड नहीं हैं, ये सब स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डेमोग्राफी भी स्टडी की जाती है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर। वो खैर एक अलग टॉपिक है, उसको बाद में हम देखेंगे, मगर ये जो पॉपुलेशन की स्टडी है, ये पॉपुलेशन का टॉपिक है, तो मैंने कहा कि आप लोगों को इसके हवाले से बता दूं कि क्या होती है। अब सॉलिड वेस्ट जनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फॉर 2004 में जो सॉलिड वेस्ट जनरेशन की पॉपुलेशन वाइज वो क्या थी। कराची अभी देखा जाए तो ज़्यादा जो पर सिटी मतलब सिटी की बात की जाए, एक सिटी से ज़्यादा जो जनरेट कर रही है वो भी कराची का ही है। एज पर 1998 सेंसस की स्टडी है, ये 9.269 जो है वो कराची का रेट है। और सॉलिड वेस्ट जनरेशन जो केजी पर कैपिटा है वो वही है जो पहले वहाँ पर शो की थी, 0.613, और सबसे कम मेरे ख्याल है इसमें 0.046 0.054 और 0.439 में सिब्बी की है, सिब्बी की सबसे मिनिमम है इसमें भी। तो इसमें ये स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, इसमें ये डॉक्यूमेंट मिल गया तो मैंने आपसे शेयर कर लिया, तो इसको भी ज़रा आप लोग जो है, मैं गूगल क्लासरूम पे इसको मैं वो कर रहा हूँ, अटैच कर दूंगा मैं जब भी लेक्चर अपलोड करूंगा, तो ये आप ज़रा इसको स्टडी कर लीजिएगा। अभी जो सेकंड मेजर टेस्ट होने वाला है तो उसमें इसमें से मैं काफ़ी सवाल डालूंगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, तो आप लोग इसको ज़रा स्टडी कर लीजिएगा सही से, ताकि ये उसमें मैं आपको उसका कन्फ्यूजन ना हो कि सर ने क्या दे दिया है नई चीज़। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का, जो अभी आप ग्लोबल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में भी आप थोड़ा सा उसको स्टडी करेंगे, वो तो अभी आप इनिशियल स्टेज पे होंगे, अभी उसमें नहीं आएगा, मगर आगे जाके उसमें टॉपिक आएगा तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो और दूसरी चीज़ जो है, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना इसमें, फिजिकल कंपोजिशन ऑफ वेस्ट इन सिलेक्टेड सिटीज, फिजिकल कंपोजिशन ऑफ वेस्ट किस तरह का होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें जैसे बता दिया, रबर है, मेटल है, पेपर, कार्डबोर्ड, टेक्सटाइल वेस्ट, ग्लास, फूड वेस्ट, एनिमल वेस्ट, लीव्स, ग्रास, स्ट्रॉस एंड फॉडर, बोन्स, वुड, स्टोन्स एंड फाइन्स टू वेरियस एक्सटेंट्स। इसमें वो सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अब ये किस तरह, कितनी क्वांटिटी में, कहाँ कहाँ पर जनरेट होता है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। ये सब आपने जो है ना इसको स्टडी कर लेना और ज़रा इसमें जहन नशीन कर लेगा, ताकि कुछ सवाल अगर पेपर में इसके हवाले से दे दूँ तो आप दे सकें। टिपिकल कंपोजिशन सॉलिड वेस्ट इन पाकिस्तान, परसेंटेज लिखी हुई है कि कितना परसेंट वेस्ट कहाँ, कितना परसेंट वेस्ट कौन सा होता है, इसमें सब कंपोजिशन लिखी हुई है उसकी, ये भी आप स्टडी कर लीजिएगा। बाकी और ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें, अब बस ये आप स्टडी कर लीजिएगा इंशाल्लाह, तो इसमें जो है वो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको पेपर में भी। और आप ये वो चीज़ है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस है इस वक्त। और अभी कराची में रिसेंटली आपको पता होगा पिछले 2019 के एंड में कितना इशू उसके ऊपर हुआ है, कितने मसले मसाइल जो है वो उसके ऊपर खड़े हुए थे, कितने कितने लोग इन्वॉल्व हो गए थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, कितने NGOs आ गए थे, फेडरल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बड़ा गड्ढा हो गया था, बहुत इशूज़ हो गए थे, बहुत क्लैशेस हो गए थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि रेड जोन है एनवायरनमेंट का, तो उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये पढ़िएगा, कोई क्यूरी होगी तो मुझसे गूगल क्लासरूम पे आप रेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ लेगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।